Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about conventional method of DNA extraction in which I am going to include all these points. Let's talk about our first one, that is guanidium thiocyanate phenol chloroform extraction method. तो लेट्स टॉक अबाउट गुआनिडियम थायोसाइनेट फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। जो अब तक हमने पढ़ा, जितने भी हमने एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़े उनमें हमने पढ़ा कि जो साल्ट होता है वो कॉमन इम्प्योरिटी होता है न्यूक्लिक एसिड सैंपल में। तो हमें ये रिमूव करना पड़ता है न्यूक्लिक एसिड सैंपल से बिफोर डूइंग आवर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जैसे पीसीआर वगैरह जब हम परफॉर्म करते हैं और अपने एनालिसिस करते हैं, लाइक जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल सेपरेशन स्टेप परफॉर्म होते हैं जब हम प्योरीफिकेशन करते हैं अपने गिवन सैंपल की। तो जो जनरल स्टेप होता है न्यूक्लिक एसिड परफॉर्मेंस जो प्योरीफिकेशन का, उसमें हम लाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो लाइस आउट हो जाता है और वो लाइस आउट होकर इनएक्टिवेट करता है सेलुलर न्यूक्लियसेस को, जैसे डीएनएज, आरएनएज, और सेपरेशन करता है हमारे डिजायर्ड न्यूक्लिक एसिड को, जैसे डीएनए हमें निकालना है या आरएनए निकालना है। और सेल डेब्रिस से भी उसको सेपरेट करता है। सेल डेब्रिस यहाँ पे अगर हम डीएनए निकाल रहे हैं तो आरएनए और प्रोटीन होगा, और अगर आरएनए निकाल रहे हैं तो प्रोटीन और डीएनए होगा। तो जो और यहाँ पे हम और यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट क्या? फिनोल और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, जो जनरली और वाइडली यूज़ किया जाता है न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पर जो फिनोल होता है वो फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल मतलब उसमें जल्दी से आग कैच कर लेता है, मतलब वो जो जल्दी से बर्न आउट हो जाता है वो। और कोरोसिव होता है एंड टॉक्सिक कार्बोलिक एसिड होता है, जो प्रोटीन होता है उसको ईजिली डीनेचर कर देता है। पर ये का जो फिनोल होता है वो कंप्लीटली इनहिबिट नहीं करता एक्टिविटीज़ आरएनएस की। ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व की गई बाद में फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल मेथड का यूज़ करके, पीसीआई मेथड का यूज़ करके, जिसमें हम तीनों की कंसंट्रेशन लेते हैं 25:4:1 रेशो में, जिसमें हम प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, सेल डेब्रिस को रिमूव करते हैं एक्वस फेज में एक्सट्रैक्शन करके, और जिसमें हम फिनोल और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर को भी यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट डेब्रिस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे एक बाईफेजिक इमल्शन फोम क्रिएट होती है जब हम फिनोल और क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो वो जो फोम है वो यहाँ पे हटाई जाती है आइसोअमाइल का यूज़ करते हैं, आइसोअमाइल एल्कोहल का यूज़ करके वो जो इमल्शन है और जो फोम क्रिएट होती है वो हटाई जाती है। तो जो अपर फेज आती है उसमें वो डीएनए कंटेन करती है, और डीएनए जो है प्रेसिपिटेट आउट कर लिया जाता है सुपरनेटेंट से बाय एडिंग इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। कोई भी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर दोनों को ही हम ऐड करेंगे तो 2:1 रेशो में करेंगे या फिर 1:1 रेशो में हम करते हैं। और यहाँ पे हाई साल्ट कंसनट्रेशन का भी यूज़ करते हैं जब हम प्रेसिपिटेट आउट करते हैं डीएनए का। फिर जब हमारा डीएनए जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है तो वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे जब फिर हमारा साल्ट की प्रेजेंस में हमने प्रेसिपिटेट आउट किया तो यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होगी? हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन प्रेजेंट होगी, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन प्रेजेंट होगी, जिसको हम रिमूव करते हैं यहाँ पे 70% इथेनॉल से वॉश करके, और सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं ताकि हमारा वॉशिंग के टाइम पे डीएनए कहीं ना वॉश आउट ना हो उसके। इसलिए हमारी जो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे हमारा डीएनए पैलेट फॉर्म कर देता है और इथेनॉल सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होती है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर जो हमारी डीएनए पैलेट होती है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं टी बफर में, यहाँ पर स्टेरिलाइट वाटर भी यूज़ करते हैं एज ए बफर, और उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये गुआनिडियम थायोसाइनेट था ये यूज़ किया गया आरएनए के एक्सट्रैक्शन के लिए। सबसे पहले किया था उल्रिच ने किया था 1977 में, और ये जो मेथड था वो लेबोरियस था, मतलब कि बहुत टाइम लग रहा था इसमें, बहुत ये लेबोरियस था, मतलब कि इसमें वर्क भी बहुत करना पड़ रहा था और ये टाइम भी ले रहा था, टाइम कंज्यूमिंग मेथड था। तो ये डिस्प्लेस कर दिया गया एक सिंगल स्टेप टेक्निक के थ्रू, जिसमें हम गुआनिडियम थायोसाइनेट का यूज़ करते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड के। जो अब मैंने पहले बात की वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड का, फिर उसका बाद में मॉडिफिकेशन हुआ फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल का। वो इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हम जो गुआनिडियम थायोसाइनेट क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो हम
कम्बिनेशन में कर रहे हैं कि जो फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड है उसमें हम ग्वानिडीन डीनियम थायोसाइनाइड का भी यूज़ कर रहे हैं। और ये मेथड किसने दिया? कॉमचांस्की एंड साची ने दिया 1987 में, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेल को होमोजेनाइज कर लिया, सेल्स उन्होंने हार्वेस्ट की, कलेक्ट की, फिर उसको होमोजेनाइज किया और एक्सट्रैक्ट किया डीएनए विद फिनोल और क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके बहुत कम टेम्परेचर पे। फिर जो ग्वानिडियम थायोसाइनाइड है वो एक काओट्रोपिक एजेंट है जो डीनेचर कर देता है प्रोटीन्स को और डिफरेंट एंजाइम्स को, लाइक डीएनएज को, और जितने भी एंजाइम जो प्रोटीनियस नेचर के होंगे उनको डिग्रेड कर देगा ताकि इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हो सके। तो जो प्रिंसिपल है इस सिंगल स्टेप टेक्निक का जो यूज़ की गई अलोंग विथ फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं हम आरएनए को सेपरेट करते हैं डीएनए से आफ्टर एक्सट्रैक्शन विद एसिडिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारा क्या होता है, ग्वानिडियम थायोसाइनाइड हो सकता है। और जब वो एसिडिक होता है तो उसमें कुछ सॉल्ट भी होंगे, अल्कोहल भी होगी, और उसमें सोडियम एसीटेट यूज़ करते हैं, फिनोल और क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फिनोल और क्लोरोफॉर्म के मेथड के साथ कम्बिनेशन में यूज़ किया जा रहा है और हाई सोल्ट कंसनट्रेशन चाहिए इसमें प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। इन एसिडिक कंडीशन जो हमारा टोटल आरएनए है वो अपर एक्वस फेज में रह जाता है, ऑर्गेनिक फेज में रह जाता है होल मिक्सचर की फॉर्म में, और जो डीएनए प्रोटीन है वो इंटरफेज में रह जाता है और लोअर हमारी रह जाती है ऑर्गेनिक फेज। फिर हम रिकवरी कर लेते हैं टोटल आरएनए की प्रेसिपिटेशन करके आइसोप्रोपेनॉल के साथ, और फिर आरएनए की प्रेसिपिटेशन करने के बाद हम इसकी वॉशिंग करेंगे 70% अल्कोहल के साथ, जिसमें हमारा जो आरएनए है उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम इथेनॉल के साथ, 70% इथेनॉल के साथ, और उसमें हमारा जो आरएनए है वो पैलेट की फॉर्म में आ जाएगा और जो इथेनॉल है वो हमारे ऊपर सुपर न्यूट्रिएंट में आ जाएगा। फिर सुपर न्यूट्रिएंट को डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे आरएनए को बफर के साथ हम डिसोल्व करके रख लेंगे। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एल्कलाइन एक्सट्रैक्शन मेथड। ये यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड डीएनए को या फिर बैक्टीरियल डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, लाइक ई कोलाई के डीएनए को। ये स्मॉल स्ट्रेन के साथ भी ऑल स्ट्रेन के साथ, ई कोलाई के ऑल स्ट्रेन के साथ ये यूज़ करता है। डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं हमारे बैक्टीरियल जिनोम के, डिफरेंस उनके साथ ये वर्क करता है। विद बैक्टीरियल कल्चर जिसका साइज रेंज हो करेगा, मतलब जो एक पर्टिकुलर रेंज में ये वर्क करता है ये मेथड, जिसमें हमारा जो बैक्टीरियल कल्चर है उसकी रेंज अबाउट 1 ml टू मोर देन 500 ml के आसपास होनी चाहिए। और वो जब वर्क करेगा इतने ml सॉल्यूशन से बैक्टीरियल कल्चर के, तो वो करेगा सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की प्रेजेंस में। जो प्रिंसिपल है मेन इस मेथड का वो बेस्ड होता है एल्कलाइन डीनेचरेशन पे, जो कि क्या करती है, डीनेचर करती है हाई मोलिकुलर वेट के क्रोमोसोमल डीएनए को। जो क्रोमोसोमल डीएनए है कोवेलेंटली क्लोज्ड होता है हमारे सर्कुलर डीएनए के, बट वो डबल स्ट्रैंडेड रहता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, क्रोमोसोमल डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यहाँ पे हम एल्कलाइन डीनेचरेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरियल प्रोटीन है और जो सेल वॉल है और वो डीनेचर की जाएगी और लाइसिस आउट की जाएगी ताकि हम अपने जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकें। फिर यहाँ पे डीनेचरेशन की जाएगी क्रोमोसोमल डीएनए की बाय यूजिंग एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो डीनेचर्ड क्रोमोसोमल डीएनए है उसको मैस्ड किया जाएगा लार्ज कॉम्प्लेक्स में, जिसमें हमारा एसडीएस फेज प्रेजेंट होगा, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सोडियम मिसिंग है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट प्रेजेंट होगा। फिर जो प्लाज्मिड डीएनए है उसको हम सुपरनेटेंट में जो है रिकवर्ड कर लेंगे आफ्टर डीनेचरिंग मटेरियल, और फिर उसको जो रिमूव करेंगे कंटामिनेंट और अपने सैंपल को हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है डीनेचरिंग, जो हम यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंड जो मेन पॉइंट है वो है ये प्लाज्मिड डीएनए और ई कोलाई के डीएनए को और क्रोमोसोमल डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए एल्कलाइन एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। थर्ड हमारा जो मैकेनिज्म आता है डीएनए एक्सट्रैक्शन का वो आता है हमारा CTAB। CTAB स्टैंड फॉर ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और ये जो यूज़ किया जाता है ये प्लांट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो इनिशियल स्टेप होता है वो होता है हमारा लाइसिस आउट करना प्लांट सेल को। जैसे कि हमें पता है प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वाल, और सेल वाल में क्या हो जाता है हमारा पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है, सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है और हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, और प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल होती है। तो उसमें हम जो सेल लाइसिंग करते हैं वो ग्राइंडिंग के थ्रू करते हैं। तो ग्राइंडिंग करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं जो प्लांट सेल
सेल है उसकी अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में हम फ्रीजिंग करेंगे और उसके बाद ग्राइंडिंग करेंगे। तो ये पर्पज़ क्या है हमारा ये करने का, ताकि हम लाइसिस आउट कर सके सेल को, और जो हमारा जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकें, और जो हमारे हार्मफुल सेलुलर एंजाइम है और केमिकल है उनको इनएक्टिवेट किया जा सके एंजाइमेटिक एंजाइम्स का यूज़ करके, लाइक प्रोटीनेज ये का यूज़ करके। फिर हम यहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट होगा उसको रिसस्पेंड करते हैं एक बफर में। तो बफर हमारा क्या है यहाँ पे, स्टाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड बफर है। ये एक नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है जो प्रेसिपिटेट आउट कर देता है न्यूक्लिक एसिड को और एसिडिक पॉलीसेक्राइड को लो आयनिक स्ट्रेंथ से, फ्रॉम लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है न्यूट्रल जो पॉलीसेक्राइड है वो सॉल्यूशन में रह जाते हैं, और जो हाई आयनिक स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा CTAB है वो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रेसिपिटेट आउट नहीं करता, बल्कि प्रोटीन के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। तो ये प्रोटीन को अलग कर देता है और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देता है। CTAB इज़ दे फॉर यूज़ फॉर, इसलिए यहाँ पे हम CTAB को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, जो हम डिफरेंट सैंपल से एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट लार्ज क्वांटिटी मिल जाती है पॉलीसेक्राइड की, जैसे प्लांट पॉलीसेक्राइड या जो प्रेजेंट होती है हमारी डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ये जो इनसोल्युबल पार्टिकल है ये रिमूव किए जाते हैं। फिर जैसे हमारे पॉलीसेक्राइड वगैरह ये है इनसोल्युबल पार्टिकल, ये रिमूव किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू, ताकि हम प्योरीफाई कर सकें न्यूक्लिक एसिड को। और जो सोल्युबल प्रोटीन है अदर मटेरियल वो क्लोरोफॉर्म और के साथ मिक्स करके और सेंट्रीफ्यूज करके वो अलग किए जाते हैं। तो यहाँ पे इनसोल्युबल और सोल्युबल मटेरियल दोनों का यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है न्यूक्लिक एसिड से और प्योरीफाई हो जाता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मस्ट फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट किया जाता है जब हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं सोल्युबल और इनसोल्युबल फॉर्म में। तो फिर जो न्यूक्लिक एसिड है वो जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसमें सुपरनेटेंट से हमें न्यूक्लिक एसिड को प्रेसिपिटेट आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसकी वॉशिंग करेंगे ताकि हमारे जो कंटामिनेटेड साल्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जब प्रेसिपिटेशन करते हैं तो हम डिफरेंट सोल्टिक कंडीशन और जो हमारा फिनोल है या आइसोमाइल है ये यूज़ करते हैं, आइसोप्रोपेनॉल या जो हम फिनोल यूज़ करते हैं, तो उसमें हम सॉल्ट कंसनट्रेशन लेते हैं। तो हमें सॉल्ट को भी कंटामिनेटेड फॉर्म में जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसको भी रिमूव करना पड़ता है वॉशिंग के थ्रू, जिसमें हम 70% इथेनॉल का यूज़ करते हैं। तो फिर हमारा बाद में जब हमारी पैलेट की फॉर्म में मिलता है इथेनॉल, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 70% इथेनॉल के साथ, तो सुपरनेटेंट पे हमारा इथेनॉल आ जाता है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और जो न्यूक्लिक एसिड है वो पैलेट की फॉर्म में आ जाता है और वो हाईली प्योरीफाइड न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर उसको दोबारा से रीसस्पेंड करते हैं और स्टोर करते हैं टी बफर में और स्टेरिलाइज डिस्टल वाटर में। जो डिस्टल वाटर है वो भी ऐसे बफर एक्ट करता है और फिर हम उसको डिफरेंट डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए स्टोर कर लेते हैं। हमारा लास्ट मेथड है ये है इथिडियम ब्रोमाइड और सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। जो सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी होता है, इसलिए इसके प्लेस पे हम डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं। ये मोस्टली हमारा प्लाज्मिड डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इसको प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल कल्चर की जरूरत पड़ती है, मतलब उसका जो सैंपल होता है वो ज़्यादा चाहिए हमें। और ये अगर हमें बहुत ही मिनी जो डीएनए होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक मिनी प्रिपरेशन फॉर प्लाज्मिड डीएनए। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू कंसनट्रेट आउट कर दिए जाते हैं ग्रेडियंट में। जो हमारे यहाँ पे क्या है सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, उसमें हम उसको कंसनट्रेट कर देते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड को बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। और उसके बाद हम एल्कोहल का यूज़ करके, जैसे कि हम यहाँ पे फिनोल का यूज़ करेंगे या फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करेंगे और उसके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे और दोबारा से रीसस्पेंड करेंगे उसको हमारे न्यूक्लिक एसिड को। फिर यहाँ पे इंटरकैलेशन जो की जाती है जैसे EDTA वगैरह का यूज़ करके, जो हमारी जो डेंसिटी है उसको क्या कर देती है, अल्टर कर देती है, जो कि हमारी न्यूक्लिक एसिड की डेंसिटी होगी उसको अल्टर कर देती है। इन हाई मोलर कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल विल अक्यूमुलेट, और जो हमारे सर्कुलर मॉलिक्यूल होंगे वो हमारी लोअर डेंसिटी पे आ जाते हैं जब हम सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं इंटरकैलेशन के टाइम पे। तो वो यहाँ पे हमारे जो हाई मोलिकुलर वेट और कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर मॉलिक्यूल है जैसे DNA वगैरह, वो हमारे यहाँ पे जो है
वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं लोअर डेंसिटी में, क्योंकि वो हैवी होंगे तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो वो लोअर जो सैंपल है उसमें प्रेजेंट होंगे। बिकॉज दे इनकॉर्पोरेट लेस पर बेस पेयर कंपेयर टू लीनियर मोलिक्यूल, क्योंकि जब हम इंटरकैलेशन यूज़ करते हैं, जैसे इथेरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, तो वो इंटरकैलेट कर जाता है और वो सिंगल स्टैंड में ज़्यादा इंटरकैलेट करता है एज़ कम्पेयर टू डबल स्टैंड। और अगर हम RNA और DNA दोनों ले रहे हैं तो वो RNA के साथ ज़्यादा इंटरकैलेट करता है एज़ कम्पेयर टू DNA। अगर हम सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर ले रहे हो, DNA ले रहे हैं, तो वो सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर के साथ कम इंटरकैलेट करेगा एज़ कम्पेयर टू डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ये डिपेंड करता है। द हाइड्रोफोबिक इज देन रिमूव्ड विद अप्रोप्रिएट हाइड्रोफोबिक सोल्वेंट। जो हाइड्रोफोबिक जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी सॉल्यूशन में वो रिमूव की जाती है हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन का यूज़ करके। फिर उसके बाद हम DNA को प्योरीफाई करके एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बाय फॉर्मिंग रीप्रेसिपिटेट विद एल्कोहल। और प्रेसिपिटेट आउट करने के बाद हम जब हम अपने न्यूक्लिक एसिड का फिनोल या आइसोप्रोपेनॉल के साथ प्रेसिपिटेट आउट फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद हम दोबारा से उसको 70% इथेनॉल में फिर वही करते हैं हम उसको वॉशिंग, ताकि हमारा जो वो वॉशिंग की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन करके, ताकि हमारा जो DNA वो पैलेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए और जो वॉशिंग मटेरियल है वो सुपरनेटेंट में हो जाए। फिर सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं। जो पैलेट फॉर्म होती है हमारी DNA की, उसको हम दोबारा से रीसस्पेंड कर देते हैं किसी भी बफर के साथ। यहाँ पे कोई भी बफर हम यूज़ कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भी एज ए बफर यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए अपने DNA को सेफली स्टोर कर सकें। सो this was all about conventional method of DNA extraction. If you like my video, then please thumbs up and subscribe to my channel and support me. And if you have any query, then write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.